भुवन बाम ने बताया है, ब्रेन रॉट एक टर्म होता है। मतलब इतना फिजूल है वो कि जिसके अंदर आप दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको खाली देख रहे हैं और उसके अंदर मनोरंजन हो रहा है आपका। तो मुझे लगता है कि हर तरह का सिनेमा ज़रूरी है। उसमें मनोज वाजपेयी जिस तरह का काम करते हैं वो भी ज़रूरी है, और राजकुमार राव करते हैं वो भी ज़रूरी है। करण जौहर की यहाँ से जो निकल कर आती है सिनेमा, वो भी बहुत ज़रूरी है। जब भी ये नए तरह की चीज़ें जब आती हैं तो आप उसको कितना मतलब बाहें फैला के एक्सेप्ट कर पाते हैं? मैं गैलीलियो बनना चाहता हूँ, मैं कि मैं अपनी दूरबीन तैयार रखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे सही समय पर बधाई हो जैसी फिल्म मिल गई और जिसने मुझे एक बड़े जनसमूह से मेरा परिचय करा दिया। हमारे पास तो नहीं था ये सब रील बनाना, कि आप जयपुर में कोई एक पति पत्नी है वो रील बना के अपने टैलेंट का परिचय दे सकते हैं। ऋचा चड्ढा बेचारी कुछ लिख देती हैं तो उनके कमेंट्स पढ़ लो, आप कान लाल हो जाएं। मास्क के पीछे, नकाब के पीछे छुप के आप किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि जो थोड़ा बहुत भी प्रसिद्ध होता है उसके सामने वो अड़चन आती है। तो लेकिन मैं मेरे पास इतनी ऊर्जा रही नहीं और मेरे पास समय कम है, 15-20 साल का ही समय बचा है मेरे पास कुछ क्रिएटिव करने के लिए। तो उसमें सबसे बेस्ट है कि आप उनको म्यूट कर दो। भारत की जो वर्तमान स्थिति है उस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? एक अंग्रेजी में कहा जाता है, फ्यूचर इज द रीइंकार्नेशन ऑफ पास्ट। मुझे लगता है कि वही दौर दोबारा आ रहा है। मैं बॉम्बे के कुछ दोस्तों से जो एक्टर्स भी हैं, राइटर भी हैं, उन लोगों से जब मैं बात कर रहा था, उनकी चिंता है कि मेरे पास बस 4-5 साल और टाइम रह गया है। 4-5 साल में अगर मैंने काम करके कुछ चीज़ें नहीं बनाई तो ऐसा हो जाएगा कि मेरी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जैसे आज की तारीख में क्लॉज बहुत आता है कि आपकी जो भी आप कार्यक्रम करते हैं OTT पे या इधर उधर, भविष्य में हम इसको विस्तार दे सकते हैं AI की मदद से। मैं अभी 2-3 प्रोजेक्ट में मैंने उसका विरोध जताया है। अब नहीं मालूम कि कब तक मैं विरोध कर पाऊंगा। जब AI आ गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो गजराज राव जी के इमोशन को कॉपी कर सकता है? नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनिल शारदा है और आप मुझे सॉल्ट पर देख रहे हैं। ये पीपल्स अफेयर है। अमूमन जब भी मैंने सिनेमा का कोई शो किया है तो उसका नाम बदला हुआ रहता है, लेकिन इस बार हम पीपल्स अफेयर को ही लेकर के बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स अफेयर में ज़रूरी नहीं कि अगर कोई सिनेमा के व्यक्ति हैं या एजुकेशन के व्यक्ति हैं या राजनेता ही क्यों ना हो तो वो समाज से अलग हैं। नहीं, वो समाज के प्रमुख हिस्सा हैं और उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं उनके काम, उनके व्यक्तित्व और उनके लिखने पढ़ने को लेकर के हमारे समाज में उसका असर पड़ता है। इसलिए आज का पीपल अफेयर थोड़ा सा ख़ास होने वाला है। इसलिए भी ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड में एक एक्टर हैं, श्री गजराज राव जी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं दूसरी बार इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक आपसी रिश्ता भी है, तो शायद ये कन्वर्सेशन सिर्फ सवाल जवाब का नहीं होगा। हम समझने की कोशिश करेंगे न सिर्फ इनकी जर्नी, बल्कि सिनेमा किस तरीके से इस समय बदल रहा है, डिजिटल एज में सिनेमा कितना एक्सेसिबल हो गया आम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो बॉम्बे या दिल्ली या यूपी के किसी छोटे शहर में रह रहे हों, उनके लिए भी अब सिनेमा दूर नहीं रह गया है, क्योंकि डिजिटल में आप कहीं से भी अपना कंटेंट बना सकते हैं, पहुंच सकते हैं। बीच की लाइन है एक्टिंग का, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे मिलकर आनंद आ जाता है। बड़े प्रभावशाली एक तरीके से आप बात करते हैं। मैंने अभी पीछे कौन सा इंटरव्यू देखा, मनोज झा जी वाला इंटरव्यू देखा उनका, और राज्यसभा MP जी, राज्यसभा के जो सांसद हैं, और बड़े अच्छे सवाल जवाब हुए। शुक्रिया सर, धन्यवाद। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं जब सवाल शुरू करूं तो मैं कहां से सवाल शुरू करूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि जब आप किसी गेस्ट के साथ बैठे तो आपके सवाल अलग कैसे होंगे। हमने पिछले दौरान जब बातचीत की थी तो करीब 2 घंटे से अधिक बातचीत किया था, तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। हाँ, लेकिन आज मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि आज के गजराज राव जो सिनेमा में एक बड़े नाम है, घर घर में लोग पहचानते हैं, खुद से जोड़ते हैं, उन्हें जब 25 बरस लगा अपनी आइडेंटिटी को बनाने में,
लोगों के घर घर तक पहुंचने में, परिवार का हिस्सा बनने में, उस दौर के गजराज राव के साथ क्या कुछ हो रहा था? वो क्या सोच रहे थे? सबसे पहली बात ये है कि ये जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने अकेले ने ऐसा किया है या मैं अकेला हूँ जिसके साथ इतना लंबा विराम आया, इतना गैप आया सफलता मिलने में। ऐसा नहीं है, हज़ारों लाखों लोग हैं, बहुत सारे हैं और मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे सही समय पर लंबे इंतज़ार के बावजूद मुझे बधाई हो जैसी फिल्म मिल गई और जिसने मुझे एक बड़े जनसमूह से मेरा परिचय करा दिया। तो जब मैं उस वक्त था जब मुझे ज़्यादा लोग नहीं भी पहचानते थे, तब भी मैं शिकायत वाले मोड में नहीं रहता था। मैं अपना काम कर रहा था, मैं विज्ञापन फिल्में बना रहा था और जहाँ जहाँ मुझे तलवार या ब्लैक फ्राइडे इस तरह की तमाम प्रोजेक्ट्स दिल से जहाँ जहाँ मुझे मिलता था, मैं उसको सहर्ष करता था। तो मैंने जीवन में यही सीखा। अपने जो शुरुआती दिनों में रंगमंच की वजह से, रंगमंच के जो मेरे मित्र रहे जो आज भी हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग आपके लिए एक आईने का काम करते हैं। आपको धरातल ज़मीन के नज़दीक रखते हैं आपको। तो मैं खुशकिस्मत था कि मेरे पास ऐसे लोग थे, ऐसे मिरर्स थे, ऐसे आईने थे जिन्होंने मुझे कभी भी हताश नहीं होने दिया। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ ओवरनाइट ऐसा कुछ ख्याली पुलाव बना रहा था और इमेजिन कर रहा था कि एक दिन 2018 में एक फिल्म आएगी और मेरी तकदीर थोड़ी बदलेगी। ऐसा नहीं था। कमियां थीं, तकलीफ़ें थीं, लेकिन शिकायतें मैंने कम की। इस पे एक और सवाल आता है कि क्योंकि शिकायतें करते हैं ना तो आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं मनोज झा साहब का जो इंटरव्यू, उसने मुझे बड़ा संबल दिया सामाजिक सरोकार के साथ और जिस तरह से वो बातें करते हैं कि भाई युवा क्या कर रहे हैं, देश में जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं एक उम्मीद है। हो जाएगा, होगा, बदलाव आएगा, समय लगेगा, चीज़ें बदलेंगी, जो दुनिया में हो रहा है उसके अंदर परिवर्तन तो आना तय है। लेकिन सर मुझे ये समझाइए कि अभी का जो सिनेमा है, अभी का जो युग है, जिसमें लोग बहुत जल्दी वायरल होना चाहते हैं, बहुत जल्दी पहचान पा लेना चाहते हैं, फिर वो चाहे सिनेमा हो, इंटरनेट की दुनिया हो, कहीं पे भी। लेकिन आप लोगों के दौर में इंटरनेट इतना प्रबल नहीं था। तो जब आप लोगों की जर्नी को देखता हूँ, जिसमें कहीं से भी अकेले मैं आपको नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों में आपने वो एक अपनत्व की भावना लोगों में जगाई है। बहुत सारे लोगों ने पिता का किरदार निभाया होगा, भाई का किरदार निभाया होगा, अफ़सर का किरदार निभाया होगा, लेकिन वो पिता एक ड्राइंग रूम में बैठे 10 लोगों के परिवार के बीच अगर समा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल मेरा एक्चुअल में ये है कि जिस दौर में आप लोग अपने आप को सर्वाइव करके यहाँ तक आए हैं, वो बहुत डिफरेंट था। उसमें इतनी भागा दौड़ नहीं थी कि भाई नहीं। तो उस सर्वाइवल वाली जो एक थॉट प्रोसेस है, उसको मैं समझना चाहता हूँ कि कितना बदला है अभी और उस दौर में। मुझे लगता है कि ये हर दौर की कहानी है। जब 100 बरस पहले दादा साहब फाल्के ने खुद से सीख कर सिनेमा बनाना शुरू किया होगा 1913 में, 12-13 के करीब, उससे सिनेमा आया ही था, है ना। सिनेमा की जो कहानी बोलना, मूक फिल्में जो बनी थी यूरोप में 1905-10 के आसपास, वहाँ पे प्रचलन होना शुरू हुआ था। और हमारे यहाँ पर फाल्के साहब गए लंदन और सीख कर आए, और उस समय जो मनोरंजन के लिए लोगों के पास साधन था, पारसी थिएटर था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, समझा है। तो वो घुमंतू थिएटर, और वो लोग जाते थे। और तो जब ये सिनेमा आना शुरू हुआ और उसके प्रति लोगों में ललक हुई, तो जो पारसी थिएटर के जो लोग थे, उनके लिए बड़ा एक जीवन के लिए हो गया कि अब कैसे जिएंगे, क्या होगा। लेकिन उन्होंने उसमें अपने आप को ढाला। फिर उसके बाद मूक फिल्मों का दौर चला 15-20 साल, 25 साल, और फिर आलम आरा से शुरुआत हुई 1929 में शायद,
है ना। तो वहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि पूरी पीढ़ी जो 10-15 साल से काम कर रही थी मुख्य फिल्मों में, हीरो हीरोइन, ऐसे हीरो थे जिनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, हाँ। या ऐसी हीरोइनें थी जिनके, या जो लड़के ही हीरोइन बनते थे शायद, हाँ। बहुत लंबे समय तक। तो उनके लिए उनका रोजगार रातों रात छिन गया। लेकिन लोगों ने एडजस्ट किया। आता ये एक पहिया है जहां पर तकनीक बदलती है, आपका कथानक बदलता है, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद रेडियो बड़ा पॉपुलर हुआ, फिर टेलीविजन हुआ, तो फिर रेडियो वालों ने बोला कि अब कैसे जिएंगे, अब तो टेलीविजन आ गया, फिर टेलीविजन सरवाइव कर गया, रेडियो भी सरवाइव कर गया, थिएटर भी सरवाइव कर गया, फिर आया कि डीवीडी आ गया, अब तो सिनेमा खत्म हो जाएगा, क्या होगा अब तो, याद है ना। हाँ, कि अब हमने, हमारे आसपास ही हुआ VHS LD प्लेयर, कि अब तो सिनेमा चला गया, अब तो घर घर में वैसे हो। लेकिन सिनेमा अपनी जगह रहा, जो बाकी माध्यम है अपनी जगह रहे। तो आज की तारीख में भी ये जो है, ये बड़ी जोर, ये परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, जो मनोरंजन के क्षेत्र में हो रहा है पिछले 10 साल के अंदर। कि अभी जो हम हमारे पास तो नहीं था ये सब, रील बनाना, कि अब जयपुर में कोई एक पति पत्नी है, वो रील बना के अपने टैलेंट का परिचय दे सकते हैं, बिल्कुल, पूरे दुनिया को। मतलब उनके पास फलक है, मतलब मोजाम्बिक में कोई बैठा होगा, वो देख सकता है उनका टैलेंट। और तो ये हमारे पास ये सुविधा नहीं थी। तो उस समय अभी कश्मकश चल रही है लोगों के पास कि अब करेंगे क्या। इतने सारे एवेन्यूज़ हैं, इतने सारे साधन हैं, रील बन रही हैं, वर्टिकल में शोज आ रहे हैं। अभी मैंने पिछले दिनों ही सुना माइक्रो ड्रामा, मुझे नहीं मालूम था। मैंने वो कुछ चाइनीज ड्रामा देखे तो थे, लेकिन वो उसको यहाँ पर इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, ये मुझे नहीं मालूम था। और 1-1.5 साल के भीतर ये मार्केट बहुत बड़ा मतलब हो चुका है। अभी शूट हो रहे हैं मुंबई में, और तो लेकिन अब मुझे भी आया 1-2 बार कॉल, ये वर्टिकल में आप करेंगे क्या। मैंने कहा कहानी बताइए क्या है, मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो वो परिवर्तन जो है वो चिरंतन है, परिवर्तन होगा, तकनीक नहीं आएगी। कल को पता नहीं क्या हो जाए कि ऐसा कुछ हो कि हम लोग यहाँ प्रेस करें और यहाँ पे हेलोग्राम में यहाँ पे हमको दिखने लग जाए मनोरंजन अपना, यहाँ पे सिनेमा हम अपने साथ देख पाए, और हम लोग उसी सिनेमा को ऐसे करके इधर भी ले आए और ऐसे भी ले आए, और आमने सामने भी देख सकें। कुछ भी हो सकता है उस सिनेमा, जैसे कहानियां बदलती हैं, ऐसे माध्यम है कि जहाँ पे आप एंड चेंज कर सकते हैं, क्लाइमेक्स चेंज कर सकते हैं, अलग अलग। तो मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सही बताऊं अनिल, कि क्या हो क्या रहा है। मतलब एक तो है कि आप बैक सीट ले लो कि अब पता नहीं है समय में तो, लेकिन मैं बड़ा जुझारू हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी नई पीढ़ी में काम हो रहा है, जैसे 2015 के आसपास में TVF वालों से मेरा परिचय हुआ, तो मुझे एक नए तरीके की फिल्म मेकिंग से मेरा सामना हुआ, कि जो बिल्कुल कम बजट में खाली स्क्रिप्ट, और उसके अंदर वो जो एक व्यंग और क्वर्क जो होता है ना, थोड़ा सा राग दरबारी वाले, श्रीलाल शुक्ल की भाषा में, या मुरली अपने क्या थे, शरद जोशी, तो उतना कटाक्ष भी कर दें और उसके अंदर मजा भी आ जाए। तो वो मैंने सीखा, मैंने सरेंडर किया कि 18-20 साल के लड़के लड़कियां बना रहे थे उसको। मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग है ना। तो वो उससे कहीं ना कहीं बधाई हो मिली, कहीं ना कहीं उस TVF की जो जर्नी, या TVF के साथ मेरा जो कोलैबोरेशन हुआ, उसकी वजह से मुझे, मेरा मानना है ऐसा कि बधाइयों का जो मुझे पार्ट मिला उसमें मिलने में आसानी हुई, मुझे थोड़ा स्वीकार्य हुआ कि हाँ ये गजराज ये पार्ट ऐसे कर सकता है। तो मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि कोई मुझे मालूम चलता है कि कोई, जैसे रील बनाने वाले बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, मैं उनसे टच में रहता हूँ, मैं उनको मैसेज भेजता हूँ कि मुझे आपका ये काम बड़ा अच्छा लगा, कि कभी कुछ कोलैबोरेशन हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये होना चाहिए, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, और आपके तो अगर आप साथ रहेंगे ना, अब जो नई पीढ़ी है उसके साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो आप पीछे नहीं रहेंगे, या आप अपने आप को आउट ऑफ प्लेस महसूस नहीं, जो आपका जुरासिक पार्क नहीं होगा आपका, कि आप डायनासोर नहीं बन जाएंगे आप। नहीं तो फिर बड़ा आसान है ना डायनासोर बनना, कि मुझे तो पता नहीं है कैसे होता है क्या होता है। तो वो कोशिश हमेशा, चाहे वो कलाकार हो चाहे पत्रकार हो, भाई आज से 20 साल पहले किसने सोचा था कि डॉक्टर प्रणय रॉय
एक फोन लेके और एक माइक पकड़ के बंगाल में इंटरव्यू करते दिखेंगे, किसने सोचा था? कितनी कितनी चर्चा हुई उस बात की। तो क्योंकि वो उनकी जिजीविका है और उनका है कि मुझे रहना है बदलते समय के साथ। तो मुझे इसमें एक और चीज़ बताइए कि जब आप टीवीएफ के साथ एसोसिएट हुए, अपने फादर्स किया उनके लिए, है ना, तो मतलब क्या जब डिजिटल को लेकर के पहले से ही आपको आभास हो गया था कि ये डिजिटल आने वाले समय में बहुत ब्रॉड होने वाला है? आसपास हो रहा था ना अनिल। आप और क्या करते हैं कि मैं जब दीन दुनिया को पढ़ते हैं, विदेश में क्या हो रहा, मैं विज्ञापन जो है विज्ञापन बनाता हूं मैं, और एडवर्टाइजिंग सबसे पहले खबर रखती है, क्योंकि जुड़े हुए हैं जो WPP और बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, वो दुनिया भर की उनके तार जुड़े होते हैं। तो वहाँ विदेश में क्या हो रहा है इसकी खबर यहाँ की जो मैगजीन्स में या जो उनके डिजिटल मैगजीन्स में दिखनी शुरू हो जाती है कि नई परिपाटी क्या चल रही है। क्योंकि आप जब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे तो आप अपने आप को तैयार कैसे करेंगे आप? तो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि ये क्या है, मुझे कुछ आभास, खुशबू आ रही थी कि हाँ ये नई चीजें हो रही हैं, कुछ नया बन रहा है, नया हो रहा है ना। तो आज भी नहीं समझ में आती है बहुत सारी चीजें। जैसे पीछे अभी यहाँ पर क्या है वो गेम्स को लेकर कुछ एक सेमिनार होता है मुंबई में हर साल, हाँ, कॉमिक कॉन या ऐसा कुछ। जी, मुझे नहीं पता है। आपको बुलाया गया था? नहीं, लेकिन मैं अगली बार जाऊंगा। मैं अभी देख रहा था, मैंने कहा ये क्या दुनिया है, ये इतने हजारों लोग कैसे जाते हैं, और उसमें मेरी उम्र के लोग भी दिखते हैं, कुछ बहुत 1% होंगे, लेकिन वो मेकर्स में, क्रिएटर्स में। ये अभी इनकी एक फिल्म आ रही है टीवीएफ की 1, उसका वहाँ पे शायद ट्रेलर रिलीज हुआ या कुछ हुआ, वहाँ पर कुछ फंक्शन हुआ जहाँ पे सारे टीम के लोग थे, और वो कॉमिक कॉन के पूरा इतना विस्तार में लोग दिखे। तो मैंने कहा ये चीज़ क्या हो क्या रही, क्योंकि इतने आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा जनसमूह अगर किसी चीज़ को पसंद कर रहा है तो क्या वजह है? सही बात है। क्या आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आप जब भी ये नए तरह की चीज़ें जब आती हैं तो आप उसको कितना मतलब बाहें फैला के एक्सेप्ट कर पाते हैं? अनिल, आपको बहुत ज़रूरी है कि नई चीज़ अगर आए और उससे आप अनभिज्ञ रहना चाहें, तो वैसा ही है ना कि गैलीलियो ने कहा कि दुनिया गोल है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और 99% लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो मतलब गलत कर रहा है ये आदमी, इसको हाउस अरेस्ट करो इसको। तो अब मैं गैलीलियो बनना चाहता हूँ मैं, कि मैं अपनी दूरबीन तैयार रखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा, ऐसा अप्रोच बहुत कम देखने को मिलता है गजात सर, क्योंकि मतलब जब आप लोग थिएटर की दुनिया में आए, उसके पहले के जो लोग हुआ करते थे, जब भी मैं उन लोगों से मिलता हूँ तो मुझे उनमें लिटरेचर दिखाई देता है, सिनेमा दिखाई देता है, थिएटर दिखाई देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, समाज दिखाई देता है, राजनीति दिखाई देती है। आज के लोगों में, मैं नाम लेके गलत धारणा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि जो एक नई जनरेशन आई है वो समाज से और पॉलिटिक्स से या लिटरेचर से इतना दूर भागने की कोशिश क्यों कर रही है? क्योंकि आपके लिए आसान जरूर हो गया है कि आप जयपुर में बैठ के रील बनाए या पटना में बैठ के रील बनाए, आप फेमस हो जाएंगे। लेकिन वो आपका ज्ञान, लिटरेचर, कहानियों को समझने का तरीका, वो कब डेवलप होगा? तो ये कहीं ना कहीं आज के दौर में कम हो रहा है। उस पर मैं आपका जवाब जानना चाहूँगा सर। इसका मेरे पास कोई सीधा जवाब नहीं है अनिल। उसमें मुझे लगता है कि एक हर एक समय की जो एक स्क्रीन प्ले होता है, एक पटकथा होती है, जिसके अंदर जो ज़रूरतें होती हैं उस समाज की। उस जब हमारे पास थे तो रंगमंच इम्पोर्टेंट था, रंगमंच के नज़दीक रहते, और साहित्य की उस तरह से डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल और ये तमाम लोग सेमिनार में अटेंड किया करता था, और तो वो एक चलन था एक उस समय का। और आज का जो नौजवान है, मुझे लगता है परिचित तो है, लेकिन शायद बोझ ज़्यादा है सर्वाइवल का, या चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि उससे जुड़कर जब तक वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है, थोड़ा उसमें ठहरा हुआ था, तब तक नई चीज़ें आ जाती हैं। तो शायद एक वजह ये भी होगी
मुझे मुझे नहीं समझ, लेकिन मैं कई नौजवान लड़कों और लड़कियों से मिलता हूँ जो कि अवेयर तो हैं समाज से, दुनिया से। ऐसा नहीं है कि शायद उसकी चर्चा नहीं होती है, मुझे लगता है अनिल उसके बारे में बात कम होती है, उसके जो प्लेटफॉर्म्स कम होते हैं आज के ज़माने में, और ये सब पूरी दुनिया में हो रहा है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या किसी तरह का कोई प्रेशर होता है एक एक्टर बन जाने पे, या फिर मतलब समाज में कहीं भी आप किसी बड़े ओहदे पे चले जाते हैं तो क्या ज़बरदस्ती का एक प्रेशर होता है कि आपको ऐसे ही दिखना है? अनिल, सबसे बड़ी ईमानदारी की बात बताऊं कि अभी क्या हो गया है कि बड़ा दुरूह हो गया है, कैंसिलेशन इतनी जल्दी होता है ना, कैंसिल परंपरा, और ये पूरी दुनिया में है कि क्या हुआ है पिछले 10 साल 15 साल में हर इंसान के पास एक जरिया आ गया है, सोशल मीडिया। पहले ये नहीं था, पहले नाई की दुकान थी, मोहल्ले का कोना था, चौपाल थी, जहाँ पे आप अपने मन की बात कहते थे, और जो टिप्पणी है आप कर दिया आपने, उसका सर्कल बड़ा छोटा था। मान लीजिए कि किसी को आज से 20 साल पहले मेरा काम किसी को पसंद नहीं आ रहा है इलाहाबाद में या बरेली में या सुल्तानपुर में, तो वो उसके पास जरिया नहीं था मुझे बताने का। वो अपने यहाँ नाई की दुकान में ही बता सकता था, अबे यार ये लड़का सही नहीं कर रहा है, ये तो बकवास लगा इसका काम तो हमें। आज उसके पास जरिया है, वो बैठता है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टक 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 अपना स्टोरी में खुद की स्टोरी बना लेगा अपने पेज पे कि गजराज राव का काम मुझे अच्छा नहीं लगा, या गजराज राव ने ये जो कहा अच्छा नहीं लगा, या गजराज राव जब अपने इंस्टाग्राम पे कोई सामाजिक सरोकार वाली कोई कहानी पोस्ट कर देता है कि, और ऐसा हुआ है कई बार कि मैंने एक बार पीछे एक पोस्ट किया जो अपने जानवरों पे अत्याचार को लेकर, तब तो नहीं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि कुत्तों के लिए नहीं, कुछ 6 महीने पहले की बात है। अच्छा। क्यों मुझे बड़ा वो जो कुत्तों को जगह जगह एक स्ट्रे डॉग्स को लेकर, या कॉलोनी दिल्ली में ज़्यादा होता है एनसीआर में कि वो नोएडा की तरफ एकदम लोग हमलावर मोड में आ जाते हैं और हथियार लेके, और तो मैंने कहा यार ये बड़ा गलत है, ये मतलब वो निरीह जानवर है, उसको तो उसमें अब ये चुभने वाली बात है, किसी एक इंसान ने उस पर लिख दिया कि आप तो चिकन बिरयानी बड़ी पसंद करते हैं आपको चिकन में इंसान नहीं दिखता, जानवर नहीं दिखता है, उस पर दया नहीं आती है। उसमें एक बार को तो मैंने कहा यार ये क्या कह दिया, ये तो होता ना कि इसको कैसे आप वो करोगे, काउंटर कैसे करोगे आप। मैं बड़ा असमंजस में आ गया, मुझे बुरा भी लगा कि यार ये क्या मतलब है, मैं तो कुछ, लेकिन वो मेरा सिलेक्टिव हुआ ना उनकी नजर में, बिल्कुल, कि मैं कुत्तों के लिए तो मैं प्रेम दिखा रहा हूं, लेकिन मुर्गियों के लिए मेरे अंदर प्रेम नहीं है। अच्छा, जो लिख रहा होगा ना वो मटन खा के लिख रहा होगा। हाँ, तो अब इसका दायरा खत्म हो चुका है, अच्छे बुरे का, व्यवहार का, रिस्पेक्ट का, और वो कोई तो था कालू 02124, वाह, अब उसको जिसकी कोई पहचान भी नहीं है, कोई, आप इसमें अमूर्त होके आप कर सकते हैं, आप मास्क के पीछे, नकाब के पीछे छुप के आप किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल सकते हैं, किसी को भी तंग कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि जो थोड़ा बहुत भी प्रसिद्ध होता है वो उससे उसके सामने वो अड़चन आती है हर किसी के पास। तो आपकी लड़ाई क्या होती है इस सिचुएशन में? नहीं, मैं देखो क्या है कि मैं सीधा ब्लॉक करता हूँ। मुझे कोई अपशब्द कहे या कोई इस तरह की बात कहे मैं जिससे भिड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने शुरुआत में किया, मैं जवाब देता था, कुछ करता था, तो मुझे लगता था वो बढ़ती थी बात। फिर उसमें क्या होता है कि वो सामाजिक बन जाता है, उसमें फिर 15 लोग और आते हैं, फिर मेरे फेवर में कुछ लिखेंगे, सामने वाले के अगेंस्ट कुछ लिखेंगे, तो मुझे वो भाती नहीं है बात। मुझे कड़वाहट अच्छी नहीं लगती है, मुझे बिटरनेस अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि अगर ये आपकी राय है तो मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, मैं आपका समर्थन नहीं करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ आप। लेकिन वो जो डिजिटल में, सोशल मीडिया में वो जो एक लाइन थी ना, वो धूमिल हो गई है कि पहले जैसे
सेमिनार में गए तो वहाँ पे लोग बड़े, मैंने ऐसे सेमिनार देखे हैं जहाँ पर साहित्यिक लोगों के बीच में वाद विवाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद चाय पी रहे हैं, गाली गलौच नहीं कर रहे हैं। तो अभी गाली गलौच वाला हो गया है, तो जो उससे सभी कलाकारों को डर लगता है। और कलाकार जो है, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, क्या नाम है उनका, ऋचा चड्ढा बेचारी कुछ लिख देती है तो उनके उनके कमेंट्स पढ़ लो आप, आपके कान लाल हो जाएं। कुछ भी लिख दें, वो कुछ भी लिख दें। मैंने उनके किसी एक उन्होंने कुछ एक कपड़ों की लेबल के बारे में कुछ लिखा, मैंने कहा हाँ दिस इज वेरी नाइस। उसके नीचे मेरे, अच्छा ये लोग एक और करते हैं, ये जो पूरी प्रजाति है ज़ॉम्बीज की, वो क्या करते हैं, हाँ, जो आपने जहां कमेंट किया है ना, उस कमेंट के नीचे लिखेंगे। हाँ। जैसे मैंने मान लीजिए कि किसी ब्रांड की तारीफ कर दी, कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा मुझे, उसके नीचे लिखना शुरू कर देंगे, मैंने तो खरीदा था पिछले महीने, मेरी तो सर्विसिंग ही नहीं हो रही है, बड़े ही हरामखोर हैं, और इसका तो ये आदमी है, ये स्टोर है, और ये तो आपको लगता है कि मुझे क्यों उलझा रहे हो इसके अंदर। तो लपेटते हैं, मतलब टंगते हैं। आज की जो ये ज़ॉम्बीज हैं, तो मुझे ये टंगने वाले लोग जो हैं बड़ा समझ में नहीं आते। अच्छा, इसमें दो हिस्सा है। एक ये हिस्सा है कि गजराज राव से जो आम लोग हैं वो उनकी एक्टिंग से या उनके वो प्रोडक्ट के प्रमोशन करने से या किसी एक स्पेसिफिक इशू पे अपनी राय रखने से नाराज हो सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है, मतलब मैं समझने के लिए समझ रहा हूँ कि क्या आपकी इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि ये प्रोडक्ट आपको ना मिले, ये ब्रांड आपको ना मिले, ये ब्रांड मुझे होना चाहिए था। तो आजकल पीआर का एक चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या पीआर ये भी होता है कि आपकी इमेज को अच्छा बनाया जाए या बिगाड़ दिया जाए? ऐसा मैंने सुना है, मैंने कुछ, हाँ, मेरे पास इसके प्रूफ नहीं है या मेरे पास इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा होता है कि दूसरों को नीचा दिखा के आप अपने को आगे बढ़ाएं या अपने कलाकार को आगे बढ़ाएं। ऐसी जो पीआर टीम्स होती हैं शायद करती हैं कि जहाँ पर आपका जो एक्टर है या एक्ट्रेस है उसको ज़्यादा भाव बढ़ाने के लिए आप सामने वाले को थोड़ा गिरा दें। मैं अभी तो देख रहा हूँ कांस में भी हो रहा है। कांस में मैंने दो बड़ी नायिकाएं हैं, उनका चल रहा है। अब ये उन दोनों को शायद ना पता हो ये बात, उन दोनों का इसमें ना पता हो, मतलब कि उन दोनों को शायद इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो हो, लेकिन चर्चा चल रही है। हाँ, हालांकि उनमें से एक ने जवाब भी दिया था। हाँ, अच्छा, ओके, आपने देखा होगा। नहीं, हाँ, तो वो ये बड़ा ये और बड़े पराक्रमी लोग होते हैं यार अनिल, और उनके अंदर बड़ी ऊर्जा होती है। तो लेकिन मैं मेरे पास इतनी ऊर्जा रही नहीं, और मेरे पास समय कम है, 15-20 साल का ही समय बचा है मेरे पास कुछ क्रिएटिव करने के लिए, है ना। तो उसमें सबसे बेस्ट है कि आप उनको म्यूट कर दो। अब जवाब दोगे तो फिर आप तू पे मैं उसमें पारंगत नहीं हूँ। मेरे अंदर वो उतना पराक्रम नहीं है कि बताता हूँ मैं कौन होता। तो सबसे बेस्ट है कि अच्छा ठीक है, आपको मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ तो आप ठीक है, मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ। वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप अनजान हैं, आप मास्क लगा के आए। मेरा दूसरा सवाल था, पर जब आपने ये कहा ना तो मुझे अशोक जी याद आ गए। आपकी जो पहली फिल्म थी बैंडिट क्वीन, हाँ, उसमें सिनेमाटोग्राफर हुआ। अच्छा, अशोक मेहता की बात कर रहा हूँ मैं। सवाल ये है कि जब वो सिनेमा था वो बहुत डार्क सिनेमा था, उसमें कास्ट से रिलेटेड जो इश्यूज थे या ब्रूटैलिटी थी उसको दिखाया जा रहा था, धूल थी, मिट्टी थी, है ना, बहुत सारी गर्मी थी। और आज का सिनेमा एकदम बदला हुआ, चमकदार सिनेमा में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन वो जो एक्टर उस फिल्मों से निकल के आए, उन्होंने एक अलग जर्नी, एक अपनी अलग पहचान, जिनको देख करके सिनेमा को क्रेडिबिलिटी मिलती है। मुझे नहीं लगता कि एक सुपरस्टार हीरो से, जो आज के दौर के हैं, उनसे सिनेमा को क्रेडिबिलिटी मिलती होगी। क्रेडिबिलिटी आप लोगों की वजह से मिल रही है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं जब आम लोगों से बातचीत कर रहा होता हूँ तो वो एक्टर से ज़्यादा उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जिन्होंने उनके भीतर एक जान फूंकी। आप मुझे उस दौर को समझाइए, उस दौर में जब वो सिनेमा बन रहा था उसके पीछे कहानी क्या थी, आप उस प्रोजेक्ट के साथ कैसे जुड़े और आपका अनुभव कैसा रहा? मैं पहले तो एक बार इसका वो करना चाहता हूँ, सबमिशन है मेरा, कि जो बैंडिट क्वीन बनी और बैंडिट क्वीन ने जो एक
रास्ता खुला फिल्म मेकर्स के लिए, उनको इंस्पायर किया, तो उससे आप देखेंगे कि सत्या बनी। सत्या को राम गोपाल बजाज, हाँ, बैंडिट क्वीन ने इंस्पायर किया कहीं ना कहीं कि ऐसी ऐसी कहानी इस तरीके से बोली जा सकती है। हाँ, ब्लैक फ्राइडे कहीं ना कहीं उसका उस अनुराग कश्यप ऐसी फिल्म बना पाए तो उसके पीछे जो वजह है वो बैंडिट क्वीन का होना है। बैंडिट क्वीन खाली बैंडिट क्वीन फिल्म नहीं है, बैंडिट क्वीन एक मील का पत्थर है, लाइट हाउस है, जो आज 30 साल बाद भी जो फिल्म मेकर्स हैं, मेरा बहुत ज़ोर से मानना है कि कोहरा जो सीरीज़ है उसके जो मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं बैंडिट क्वीन की लीक पर हैं, उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। खाकी या क्यों आज जो बन रही है कहानी, ये जो कनू बहल जो बनाते हैं, कनू बहल की जो तितली है वो बड़ी डार्क है ना, जिस तरह से उसमें मतलब आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अच्छा ये तो मैंने देखे हैं ऐसे लोग आसपास। पर इसमें ये महसूस होता है कि इन फिल्मों को बनाने के लिए जो आइडियल एक होता है ना कि सिक्स पैक हीरो, गोरा वो आदमी, वो 6 फीट का आदमी, वो एक ट्रेंड भी टूटा जी। वो मेरे ख्याल से बैंडिट क्वीन ने वो बहुत बड़ा एक मामला सेट किया, होता ना कि एक चाबी सेट करना, एक लोगों को फ्रेमवर्क बताना कि हाँ आप इस तरह की कहानी अनजान लोगों के साथ, कलाकारों के साथ बना सकते हो जो टेढ़े मेढ़े हैं, जो सजीले ग्रीक गॉड जैसे नहीं हैं। तो वो उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, एजुकेशनल पर्पज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कहीं पे मैं जा रहा हूँ या देख रहा हूँ तो दिखाने के नाम पे सत्य दिखाई जाती है जी, शूल दिखाई जाती है, बैंडिट क्वीन दिखाई जाती है, सबको वो याद है कि हाँ ये चीज़ है, या ब्लैक फ्राइडे है वो दिखाई जाती है, भले कुछ फिल्में ना चली हों, फेल भी हो गई हों उसमें। मतलब अब मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लूँगा पर तिरंगा तो नहीं दिखाया जाएगा, जी जी, है ना, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग रहा है। हाँ। वो एक सेगमेंट है एंटरटेनमेंट का कि बहुत लोग मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उस दौरान पता नहीं कैसा माहौल होगा, पर आज अगर कोई तिरंगा देखे तो वो हंसता है जी। पर अगर वो सत्या देख रहा है, वो बैंडिट क्वीन देख रहा है या ब्लैक फ्राइडे देख रहा है तो वो उसकी नजर नहीं हटती है कि यार ये फ्रेम जब चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, कितना डार्क जाएगा। तो मतलब एजुकेशनल पर्पज से कितनी जरूरी है ऐसी फिल्मों का बनते रहना? हर मतलब मेरा मानना है कि जिस तरह से आप खाने के अंदर आप एक जैसा खाना नहीं खा सकते हैं रोज, उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, है ना, उसी तरह से सिनेमा भी है। जैसे मैं हर समय अगर मुझे बोला जाए कि मैं कोहरा देखूं तो शायद, या टब्बर देखूं हर समय, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गंभीर मुद्दे पे, और जैसे अभी एक बहुत चर्चा हो रही है चिरैया, उसमें मेरे परिचित लोग काम कर रहे हैं, दोपहिया में जो मेरी सह कलाकार हैं अंजुमन उसमें हैं, मैं नहीं देख पाया हूँ, हिम्मत नहीं जुटा पाया हूँ कि इतने गंभीर मुद्दे पे ये फिल्म बनी है तो कैसे देखूँ। तो मुझे भी अलग समय पे अलग अलग जो मेरा मानसिक वो रहता है उसमें मुझे कई बार बड़ी लाइट, जिसको बोलते हैं, मुझे भी ये भुवन बाम ने बताया है, ब्रेन रॉट एक टर्म होता है कि जिसका मतलब इतना फिजूल है वो कि जिसके अंदर आप दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको खाली देख रहे हैं और उसके अंदर मनोरंजन हो रहा है आपका। तो कई बार होता है ना कि आपको ब्रेन, जैसे मैं 80s या 70s का जो कमर्शियल सिनेमा है 80s वाला, है ना, कई फिल्में हैं ऐसी जिसमें लॉजिक्स नहीं है, जिसके अंदर ऐसा ये कहाँ से आ गया, पुलिस वाला कहाँ से आ गया, ये कैसे हो सकता है, सही बात है ना। तो वो ब्रेन रॉट सिनेमा है। अच्छा लगता है कि आपको उसमें आप पूरी दुनिया से, वो एक अलग एक दुनिया में लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि हर तरह का सिनेमा ज़रूरी है। तो उसमें मनोज वाजपेयी जिस तरह का काम करते हैं वो भी ज़रूरी है, और राजकुमार राव करते हैं वो भी ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा करण जौहर की यहाँ से जो निकल कर आती हैं सिनेमा, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं एक और सवाल आपसे एआई को लेकर के ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज का बेसिकली जो दौर है, क्योंकि ये आखिरी हम डिजिटल से रिलेटेड सवाल रखेंगे, पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस लेकर के आते हैं और जिससे वो एक जुड़ाव महसूस होता है,
तो मेरा सवाल यही है कि जब एआई आ गया है और एआई में सी डांस जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसको चाइना ने लॉन्च किया, अमेरिका का हॉलीवुड, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, उनकी चिंताएं थी कि इस पर बैन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ओरिजिनल चीज़ें दे रहा है कि जिससे आपने अपनी स्टोरी जस्ट पुट की है उसमें और स्क्रीन प्ले लिखा और वो आपका पूरा फिल्म बना के 2 घंटे का दे सकता है। आप जिस एंगल से कैमरा चाहें उस एंगल से वो कैमरा प्लेसमेंट आपको दे देता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो गजराज राव जी के इमोशन को कॉपी कर सकता है? क्या वो पॉसिबल है? क्या वो फिर से इस घर में बैठे 10 लोग को या 10 लोगों के परिवार को इमोशनल कर सकता है जैसा कि आपने बधाई हो में किया? बड़ा इसका कोई सीधा जवाब हो नहीं सकता है। ये मुझे लगता है कि अगर जो तकनीकी रूप से इतना अच्छा हो रहा है तो वो इमोशन तो क्रिएट कर ही देगा वो। ये वैसा ही है कि आज से 400 साल पहले जब सर्जरी होती थी तो उसमें एनेस्थीसिया नहीं होता था। दांतों के बीच में लकड़ी का कुछ एक गट्ठा रख के और वो जो ग्रीस में या रोम में या यूरोप में या हिंदुस्तान में काटते होंगे लोग, है ना, और उसमें जीवित आदमी है और उसके अंदर निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद एनेस्थीसिया आया, मेडिकल साइंस में बदलाव आया, ऑपरेशन आज से 25 साल पहले कैसे होते थे, 10 साल पहले कैसे होते थे, और अभी हो रहा है कि डॉक्टर बैठे हैं ब्राज़ील में, पेशेंट है चाइना के किसी रिमोट एरिया में और सर्जरी हो रही है। अब बोलिए आप, ये सही है या गलत है? कोई डॉक्टर बोले कि नहीं ये तो आप गलत कर रहे हैं, आप जो डॉक्टर का हाथ है वही आदमी की चमड़ी को काटना चाहिए, पर वो सही हो रहा है। वो जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसका जो डेटा है दुनिया भर में, जो रिमोट से दूरबीन से कर रहे हैं, मतलब वो इलाज सही हो पा रहा है। तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी मुझे लगता है। मैं भयभीत नहीं होना चाहता हूँ। पर एक और चिंता है, मैं बॉम्बे के कुछ दोस्तों से जो एक्टर्स भी हैं, राइटर भी हैं, उन लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो एक है, कॉमन है, आप भी जानते हैं, उनकी बड़ी गंभीर चिंता है। उनकी चिंता है कि मेरे पास बस 4-5 साल और टाइम रह गया है। 4-5 साल में अगर मैंने काम करके कुछ चीज़ें नहीं बनाई तो ऐसा हो जाएगा कि मेरी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। भय लगता है, लेकिन क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं 15-20 साल मेरे पास और बचा है, तो भय लगता है, लेकिन मैं हताश नहीं हूँ। कुछ होगा, कुछ करूँगा, कुछ और करूँगा। मतलब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि रोजगार बंद ही हो जाए, वो लोग बोले 5 साल बाद कि नहीं अब इसमें हमें एक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आज की तारीख में क्लॉज बहुत आता है कि आपकी जो भी आप कार्यक्रम करते हैं OTT पे या इधर उधर, तो उसमें क्लॉज आता है आपके एग्रीमेंट में, जिसमें बोला जाता है कि भविष्य में हम इसको विस्तार दे सकते हैं, इसके अगले पार्ट के लिए, अगर फिल्म है तो अगले पार्ट के लिए, और अगर शो है तो उसके अगले सीजन के लिए AI की मदद से ऐसा हमसे साइन कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं अभी 2-3 प्रोजेक्ट में मैंने उसका विरोध जताया है, मना किया है कि मैं नहीं करूँगा। अब नहीं मालूम कि कब तक मैं विरोध कर पाऊँगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या आप भी कोर्ट जाएंगे अपनी पर्सनालिटी को? नहीं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। एक अलग होगी कि जहाँ पे वो उसके लिए तो अमिताभ बच्चन होना पड़ेगा ना, कि आपकी पर्सनालिटी को कौन क्या कर लेगा, मेरी पर्सनालिटी लिए क्या ही बिगाड़ लेगा, क्या ही कर लेगा। वो उतना विस्तार होना चाहिए, उतना बड़ा वृहद आपका कद होना चाहिए कि AI से मान लीजिए कि अगर वो लेना चाहते हैं आप कुछ ऐसे तो लेकिन वो तो मान लीजिए कि मैंने कोई एक फिल्म की, एक कहानी है, उस कहानी को अगर वो भविष्य में उसके 5 और पार्ट लेकर आना चाहे मेरी उपस्थिति के बिना, तो कर सकते हैं वो। और उसके लिए आपको मुझे कोई मानदेय नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है मुझे वो दिलीप कुमार का बाप बना दे किसी फिल्म में, पॉसिबल है ना, कि एक यंग दिलीप कुमार लिया और एक गजराज लिया, या मनोज कुमार के साथ और मेरा रोल दिखा दें कि हम 2 दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो पॉसिबल है ऐसा। तो उससे वो एक लड़ाई चल रही है अभी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं 2-3 प्रोजेक्ट हुए जहाँ मैंने मना किया कि मैं ये वाले क्लॉज पे साइन नहीं करूँगा मैं।
पर ये तो आप लोगों का हक है ना कि मान लीजिए लेकिन सारी जगह से ऐसा प्रेशर आ रहा है। तो इंडस्ट्री में आप लोगों का एसोसिएशन क्या कर रहा है? नहीं मालूम इस बारे में अभी तक। वो सब जगह, और जितने मैं आसपास अपने मित्रों से बात करता हूँ तो सबको यही पीड़ा दी जा रही है अभी कि आप लिख दीजिए। वो जैसे है ना कि मदर इंडिया में जो है ना, जैसे कन्हैया लाल जी ने जो पात्र किया था, लाला सुखी लाला जो अंगूठा लगवा लेता है, हाँ जी, और ज़मीन आपकी है, हाँ। उसके बाद आप ब्याज देते रहिए। तो कलाकारों का शायद हाल वैसा ना हो जाए कि आप अंगूठा लगवा दे रहे हैं और उसके बाद रोते रहिए, आपकी ज़मीन आपकी नहीं है, और आप उनके इन सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के आप नौकर होके रह जाएं। ठीक है, लेकिन उस दौर में जब मदर इंडिया आई थी तो देश की यही स्थिति हुआ करती थी, जमींदार ऐसे ही काम किया करते थे। आज वो दौर नहीं है। फिर भी यदि आप लोगों पर इस तरह का दबाव है लेकिन तो वो ये चिंताजनक हो रहा है। अनिल वो जो साहूकार थे वो ये वाले अलग किस्म के साहूकार हैं। इसमें शायद इंडिविजुअल कोई बुरा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे वो बड़ी जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो साहूकार हो गई हैं कि प्रॉफिट, मुनाफा उनकी कंपनी का होना चाहिए। जो सामने वाला है, एक चीज कही जाती है, सुना है मैंने कि यू विन आई विन। ये एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए कि जिसमें जो साहूकार है या जो कॉरपोरेशन है उसका भी लाभ हो और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनका भी लाभ हो। लेकिन जहाँ पर एआई का ये क्लॉज आ जाएगा तो उसके अंदर तो हमारा कोई लाभ नहीं है उसके अंदर। अच्छा, ये कंट्रोल कौन कर रहे हैं लोग? सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ के बड़े, या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या डायरेक्टर्स हैं? अभी जो मुझे सुनने में आ रहा है, तमाम लोग, क्या होता है कि एक कोई बड़ी नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ मैं, किसी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। ओके। और वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को में बना होगा, क्योंकि वहाँ के कलाकारों के साथ ऐसा हो रहा होगा। इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हैं सब जगह पर। तो वो जैसे लेकर आएगा तो वो बड़ी छोटी दुनिया होती है। व्हाट्सएप ग्रुप में सारे प्रोड्यूसर्स, सारे ईपीज, सब लोग होते हैं, और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का आदमी दूसरी जगह 6 महीने पहले गया होता है, मित्र होते हैं, अरे यार ये नया चीज़ आई है, नया क्लॉज है। तो फिर वो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं, तो फिर वो चर्चा में आ जाता है। लॉयर्स होते हैं, सबको पता होता है कि हाँ ये क्लॉज डालो आप। मान लीजिए कोई एक फिल्म मेकर है, मान लीजिए अनिल शारदा एक फिल्म बना रहे हैं, बोलते हैं चाहिए मैं फिल्म बनाऊंगा, तो उसका फिल्म का भविष्य क्या होगा। आज की तारीख में ऐसा नहीं कि पहले जैसे 20-25 साल 15 साल पहले हो जाता था कि अनिल शारदा ने बोला कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट कीजिए, आप एक्टर्स हैं, मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, चलिए बात खत्म। कुछ नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं। तो विशाल भारद्वाज जी के साथ मैंने उनका एक शो के लिए मुझे उन्होंने हायर किया, लेकिन उसमें मेरा कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे जो होता है वो प्लेटफॉर्म के साथ होता है। यहाँ पर मेरा विशाल जी के साथ हुआ, तो उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, 2 पन्ने का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला चीज, और वो शूटिंग होने के बाद साइन हुआ। कोई इसमें कोई मीन मेक नहीं, कोई किसी तरह का नहीं। तो ऐसा बहुत कम होता है। आज की तारीख में अनिल शारदा के पास उनके जो विशेषज्ञ हैं वो बोलेंगे देखो ये तुम फिल्म बनाओगे, अभी थिएटर में चलेगी नहीं चलेगी, रिलीज होगी नहीं होगी, इसको हमें किसी प्लेटफॉर्म के पास लेके जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म के पास लेके जाएंगे तो बोलेंगे आप अपने डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया वो दिखाइए। उस एग्रीमेंट के अंदर ये बात होनी चाहिए कि आपके जो सारे राइट्स हैं कलाकारों के, अनिल शारदा जिसको भी दें उसके पास पहुंचेंगे। तो ये हर मेकर आज की तारीख में कॉन्शियस है कि उसको प्लेटफॉर्म के पास देना है भविष्य में, तो वो सारे वो प्रीएम्प्ट करता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कल को प्लेटफॉर्म मांग सकता है। तो वो उसके अंदर तो संभावित डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सिग्नेचर कर यस ये हो सकता है। जो जितनी तेजी से आज ऐसा नहीं कि 6 महीने 4 महीने 3 महीने का टाइम लगता है, 3 दिन का टाइम लगता है, 3 घंटे का टाइम लगता है। 3 घंटे पहले कहीं पे कोई नई चीज हुई, डिस्कस हुई, वो फैल जाती है। अच्छा अरे नहीं ये करना, ये दिस लेटेस्ट। तो मुझे एक और चीज समझाइए इसमें कि क्या ये जो जब से ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़े पैमाने पर फैल गए हैं, आधे से ज्यादा जो भी बॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं आजकल तो सब ओटीटी पे ही चली जा रही हैं। ओटीटी के भी सब ओटीटी आ गए हैं, जैसे अमेजोन ने मैक्स प्लेयर भी रख लिया है,
और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, या हॉटस्टार के पास है, या G5 के पास है, सोनी लिव है, नेटफ्लिक्स है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म। जी इन लोगों के आने के बाद जिस तरीके से एक प्रोड्यूसर्स जो पैसा लगा रहे हैं उनको ये सेव कर दे रहा है जी कि चलो 15-20 करोड़ तो मैं इसका दे ही दूंगा। जी जी तो इस आसानी के कारण ऐसा हो गया है कि आपका जो थिएटर सिनेमा था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। बहुत कम फिल्में आ रही हैं जो सक्सेसफुल हो रही हैं। जी ठीक है, अब 50 करोड़ कोई फिल्म कमा ले वो सक्सेस का पैमाना नहीं है, राइट जब तक वो 500 नहीं कमाती है या 5,000 नहीं कमाती है। तो इस वजह से क्या एक्टर्स पे भी वो कमांड बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। जो एक जिसको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस थी निर्माताओं की, वो छिन गई है। कि मैंने ऐसा सुना है कि बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक जो हैं वो उस चीज़ को प्रिकॉशन लेते हैं कि भाई भविष्य क्या होगा। फाइनली तो कॉमर्स है ना अनिल, ऐसा अपना घर फूंक के तो कोई तमाशा नहीं देखेगा। और क्यों देखेगा, क्यों ही करे कोई। मैं ऐसी फिल्म क्यों बनाऊं, ऐसी फिल्म क्यों प्रोड्यूस करूं जिसको मुझे ही देखना है और मुझे अपने फैमिली ग्रुप में दिखाना है। बकवास है, कोई लॉजिक नहीं है। मतलब सिनेमा मतलब कम से कम वो तब जब तक एक बहुत बड़े समुदाय तक, समाज तक ना पहुंचे उसमें, और वो एंटरटेनिंग होना चाहिए, उसमें मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन नहीं है तो वो आपका होम लाइब्रेरी के लिए है, होम वीडियो है आपका। बना लीजिए आप अपने यूट्यूब पे बनाइए फिल्में। तो मतलब गजार राव जी या फिर इनके समकालीन जो भी एक्टर हैं वो शायद अभी विरोध कर पा रहे हैं। हाँ, पर उनका सोचिए जो एकदम नए हैं या साल 2 साल 5 साल में उन्होंने कुछ कुछ बनाया है, तो उनके लिए तो मुश्किल है। नौकरी मिल जाना भर बहुत बड़ी काम मिलना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तो कश्मकश है, मना ही नहीं कर पा और इसमें कोई चेहरा नहीं है जिसके साथ आप विरोध कर सकें, क्योंकि ये परिपाटी है, ये चलन है जो अक्रॉस है। तो उससे आप कैसे लड़ेंगे आप? गजार सर, एक और ज़रूरी बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस समय भारत की परिस्थिति आपको मालूम होगा, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी अलग है, पेपर लीक हो रहे हैं। आप लोग जहाँ हैं, आप लोगों का बोलना समाज को तो बहुत खुश करता है, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूर वो बहुत मुश्किल काम है। बावजूद मैं आपकी एक राय लेना चाहता हूँ कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है उस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? मुझे लगता है कि आज हमारी पूरी दुनिया जो है ना अनिल, वो एक उसमें जा रही है, क्या बोलते हैं, एक परिवर्तन का दौर है। खाली हमारी भारत की समस्या नहीं है, यूरोप में हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, एशिया के तमाम देशों में हो रहा है। तो ये वैसा ही है जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान था। पूरी दुनिया में खलबली मची हुई थी और वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो नागरिक थे, वो अपने अपने राजाओं से, अपने अपने शासकों से खुश नहीं थे, अलग अलग वजहों से। तो ये एक अंग्रेज़ी में कहा जाता है, फ्यूचर इज़ द रीइंकार्नेशन ऑफ पास्ट। तो ये मुझे लगता है कि वही दौर दोबारा आ रहा है, दोबारा पहुँच रहा है। तो वो है, बड़ा कठिन दौर है। पर इस महंगाई और बेरोजगारी का मतलब खासकर महंगाई का असर क्या बॉम्बे में रहने वाले सब पे पड़ रहा है, लोग और आप पर सब पर पड़ रहा है। सब की सब्जियां महंगी हो गई। क्या होता है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना कि साल 2 साल 3 साल तो खींचेगा। अभी क्या हो रहा है कि पिछले 6 महीने में, 3 महीने में जो युद्ध की वजह से चीज़ें बदली हैं, और बिजली का बिल से लेके सब्जियां सब आ रही हैं। तो आप कहीं आपको लगता है दिमाग में कि हाँ आप अफोर्ड कर रहे और हो जाएगा, मैनेज कर लोगे। लेकिन आसपास जब आप सुनते हैं, मैं अभी दिल्ली में जो टैक्सी ड्राइवर उनकी जो यूनियन है, उनका कहीं एक यूट्यूब पे ही कहीं पे एक कोई महिला है पत्रकार, उनका प्रोग्राम देख रहा था मंडी हाउस से। तो मैंने पहली बार जाना कि वहाँ पे एक जो ड्राइवर थे बड़े मायूस होकर बोल रहे थे कि शायद 2015 में आखिरी बार रेट बढ़ा था, 12.5 रुपया मीटर, उसके बाद शायद नहीं बढ़ा है। और चालान हैं, उनके खर्चे हैं, गाड़ियों की मेंटेनेंस है, और बच्चों की फ़ीस है। वो एक साहब तो बोल रहे थे कि पहले एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देती थी, अब 800 रुपये
3-4 अलग अलग सब्जेक्ट भी देने पड़ते हैं, बच्चों को परिवार चलाना है, घर नहीं जाते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, गाड़ी में ही सो जाते हैं, और ये इतना महंगा हो, फ्यूल महंगा हो गया, और सरकार से वो पिछले 15 दिन में दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 94.70 रुपये से इस समय मैं आते हुए अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा है तो मैंने देखा कि 102.12 रुपये हो गया है। बढ़ गया। तो अभी और पता ही नहीं चल रहा पता है। तो 8 रुपये से ज़्यादा हो गया। अनिल तो ये एक भ्रम में जीते हैं हम लोग कि हम लोग थोड़े ज़्यादा सक्षम हैं और तो हम संभाल ले जाएंगे। नहीं, हमें तो नहीं फ़र्क पड़ रहा ना, लेकिन वो 6 महीने साल भर में सबको फ़र्क पड़ेगा। ये वैसी जंगल की आग है जो सबको ली लेगी, और समय रहते उसका समाधान होना चाहिए। जो भी हमारे शासक वर्ग है वो आई एम श्योर देख रहे होंगे कि क्या इसको कैसे इस पीड़ा को कम किया जाए, क्योंकि किसी एक छोटे समूह की पीड़ा नहीं है, पूरे समाज की है। हर की जो हवाई जहाज़ के किराए बढ़ गए हैं, है ना, रेस्टोरेंट के किराए बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कोई ये गलतफहमी ना पाले कि ये उस तक नहीं है, वो बचा हुआ है। वो शायद हो सकता है कि कुछ एक बहुत छोटा 5.5% लोग होंगे, उन तक इसकी आँच नहीं पहुँचेगी, लेकिन एक पूरा बहुत बड़ा समाज का वर्ग है, तो महंगाई उसको तकलीफ देगी ही देगी। और मैं तो अपने मित्रों से और सबसे आसपास यही बोलता हूँ कि अपने खर्चे कम करके रखो, खर्चे संभालो, धन का संचय करो। अभी जो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पे पैसा मत खर्च करो कुछ महीनों के लिए। बधाई हो में आपका कैरेक्टर इंडियन मस्कुलिनिटी के आसपास था, और वो आदमी जो एक घर में रोमांटिक भी है और गिल्टी भी है। समाज कई बार सिनेमा के पर्दे पर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अपने घर में एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्यों और कैसे और क्या ये समाज अब भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जो किरदार है पहले भी लिखे गए हैं। ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा में, बासु चटर्जी के सिनेमा में अगर आप देखें खूबसूरत, तो खूबसूरत में जो अशोक कुमार साहब हैं उनका किरदार वैसा है, या गोलमाल में उत्पल दत्त साहब वैसे ही हैं वो, कि वो जो ऑकवर्ड फील करते हैं और बड़े अपने बात बताना चाहते हैं, और उसके अंदर वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन आता है उनके अंदर। तो मुझे लगता है कि हम ये गलतफहमी तो निकाल देनी चाहिए कि ये बधाई हो के बाद आया ये। इस तरह के किरदार पहले रहे हैं और वो अलग अलग दौर में आते रहे, शायद वो 50s में भी रहे होंगे, मुझे एकदम से याद नहीं। फेमस नहीं हुए नहीं हो ये हुआ। हाँ, क्योंकि शायद ये हो गए टैबू एक सब्जेक्ट पे बात की गई, और इतने सरलता से बात की गई। इसके अंदर ऐसा नहीं था कि कुछ सामाजिक क्रांति करने की कोशिश की जा रही है, या हम दर्शक को बता रहे हैं कि देखो आप मिडिल एज में रोमांस करके, प्रेगनेंसी करके और बच्चे पैदा करो, इसका हम लोगों ने झंडा नहीं उठाया। हमने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। और उसके अंदर ये टैबू सब्जेक्ट होने के बावजूद देखिए दो सब्जेक्ट हैं, जैसे एक शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में जो हुआ जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर ये हुआ कि जो मेरा बेटा है उसका पुरुष मित्र है, समलैंगिक है, लेकिन उसको पसंद तो किया पब्लिक ने, लेकिन उसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं की, है ना, क्योंकि वो टैबू के पायदान पे बहुत ऊपर है वो। हाँ, क्योंकि समाज में मान लीजिए किसी का 25 साल 30 साल का बेटा है जी, उसको स्वीकार करना, उस समय दोबारा से उसका पिता बाप बन रहा है। तो ये जो टैबू जो सब्जेक्ट हमने उठाया, इसका जो बैकड्रॉप है ना, इसका जो मेन मुद्दा है वो स्वीकार्य था। मेरे मामा को मैंने गोद में खिलाया है, सोचिए आप, मतलब 10-12 भाई बहन थे मेरे मामा और मासी, तो सोचिए कि वो स्वीकार्य था। आज भी बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, कल भी मिले, मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वहाँ पे कि अरे हमारे घर में भी बधाइयों वाली कहानी है। मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में 12 साल का डिफरेंस है, 15 साल का डिफरेंस है। तो ये इसके अंदर ऐसी शर्मिंदगी नहीं थी कि मुंह छुपाना पड़े, कलंक वाला इसके अंदर एस्पेक्ट नहीं है। तो इस वजह से शायद ये ज़्यादा अच्छे से स्वीकार्य हो गया। लोगों ने बोला अच्छा, ये वो जो ठिठोली होती है शादियों में की जाती है, शादियों में हमारे राजस्थान में
एक परंपरा है जो जीजा फूफा मामा उनको गालियां सुनाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल, उनके होता है। गीत होते हैं बड़े मतलब तीखे, लाउड स्पीकर चरम वाले। तो वो स्वीकार्य है। हाँ, उस आयोजन के लिए उसमें तो सबको, किसी को बुरा नहीं लगता। तो मुझे लगता है बधाई हो के सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ये वैसा टैबू नहीं था कि जिसके अंदर लोगों को छुपाना हो, या मतलब ये हो गया, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा नटखट शरारत का एक कृष्ण कन्हैया, वो जो ना माखन चोर, वो वाले एंगल में था ये। तो शायद वो एक इस वजह से ये इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी और इस वजह से ये चर्चा में आई। और उसके अंदर हमारे जो राइटर्स ने और मेकर ने, अमित शर्मा ने, इसको कहीं पर भी वही कि इसको ऐसा नहीं कहा कि अब हर घर में ऐसा होना चाहिए। एक कहानी हुई है रेलवे परिवार के अंदर, सुंदर कहानी है। तो जिसकी वजह से आज 7-8 साल बाद भी लोग उससे जुड़े हुए हैं। कई लोग, कल एक युवक युवती मिले, बोले कि हम कई बार जब भी हम लोग डिप्रेशन में होते हैं ये पिक्चर देखते हैं हम लोग, हमें बड़ा मजा आता है हमको। बधाई हो, मतलब आपने क्या किया है। आप और नीना जी मतलब बहुत कमाल। हाँ। लेकिन ना मैं कभी अब तक आपको विलन वाले करेक्टर में ढंग से देखा नहीं। जॉली एलएलबी आई है जब, खेतान, क्या खतरनाक और आपने रोल निभाया उसमें। जी, मुझे भी उस पर बड़ा गर्व है, उसके ऊपर। आपकी एक्सप्रेशन, आपका मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं थे आप जी स्क्रीन पे। नहीं, वो उसके बड़ा मैं आभारी हूँ सुभाष जी का कि उन्होंने, क्योंकि बड़ा मेकर के ऊपर होता है ना, जो निर्देशक है, निर्माता है, उनके ऊपर होता है कि हाँ ये वाला पार्ट किया हुआ, हम इसको तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं इसके आसपास, वो सेफ है, लेकिन एक अलग करेंगे तो क्या होगा। तो मेरी भी इच्छा रहती है कि अलग, इसलिए मैं देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की हैं, ये बहुत ज़्यादा शोज़ नहीं किए हैं। उसके पीछे रीज़न ही यही है कि भाई उसको एक जैसा ना दिखने लग जाए, खुद को भी बोरिंग ना हो। बेसिकली आप एक्सप्लोर होना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट होना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो वो खेतान जो हुआ उसका अच्छा प्रतिसाद मिला, बड़े बहुत अलग अलग किस्म से। मतलब उसमें मैदान जो कि कम चली, उसके अंदर रॉय चौधरी था, उसको भी लोगों ने बड़ा पसंद किया। आखिरी और ज़रूरी सवाल, बैंड बाजा बिटिया एक एड जिसमें आप एक वो पिता होते हैं जिसकी एक बेटी की शादी हुई होती है, वो अपने घर में खुश नहीं है और आप चाहते हैं कि उसको ले आएं, लेकिन घर की परिस्थिति सब कुछ के साथ एक पिता लड़ रहा है। वो एड तो एक स्टील कंपनी के लिए बनाई गई थी, पर उस पूरे एड में स्टील कंपनी कहीं नहीं है। एक पिता है, उसकी व्यथा है, उसका इमोशन है, उसका दुख है, सब कुछ है। मैं कभी एडवर्टीजमेंट के मार्केट को नहीं जानता हूँ कि कैसे कहानियाँ कही जाती हैं, बनाई जाती हैं, पर कुछ कहानियाँ हम लोगों ने देखी हैं जो बहुत आइकॉनिक हुई हैं। आप जब ये एड बना रहे थे, या आपकी टीम लिख रही थी, आप लिख रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, कैसे आप ऐसा, मतलब एक यूनिक आइडिया कहाँ से लेके आए? तो एक तो इसके जो लेखक हैं, स्नेह नेहलानी, स्नेह और राधा, इन पति पत्नी की टीम है जो अपनी बुटीक एजेंसी की, पहले बड़ी एजेंसीज में काम करते थे ये, और इनसे मेरा लंबा पुराना परिचय था। तो पीछे इन्होंने सितंबर अक्टूबर के आसपास मुझे बताया कि एक कहानी हम सोच रहे हैं जिसको बोला जाता है पब्लिक सर्विस फिल्म्स, पब्लिक अवेयरनेस फिल्म, इस तरह से कि जिसका ब्रांड पे इतना ज़्यादा जोर नहीं होता है, किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश नहीं होती है, लेकिन एक कहानी बोली जाती है कॉरपोरेट के किसी जो समर्थन से कर पाए, क्योंकि उसमें खर्चा लगता है, है ना। तो उन्होंने ये मुझे कहानी बताई और भेजी स्क्रिप्ट, और तो मैंने कहा यार बड़ा अच्छा ये तो सब्जेक्ट है, और उन्होंने बताया कि ऐसा 1-2 किस्से हुए भी हैं और रियल लाइफ से वो बताता। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पूछा गया कि ये गोयल टीएमटी का इसमें क्यों उनका आखिर में उनका नाम क्यों आता है। तो बेसिक तो ये है कि आप जब फिल्म मेकिंग जो एक महंगा और खर्चीली विधा है, तो आप अपनी जेब से नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर कॉरपोरेट
रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत होना चाहिए। आप कोलैबोरेट करते हैं और ऐसे सब जो व्यापारी हैं या ब्रांड्स हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो इसमें राधा और स्नेह जो है वो बहुत समय से कोलैबोरेट कर रहे हैं गोयल टीएमटी के साथ, और उनको इस साल उन्होंने बताया कि भाई हम लोग एक रेगुलर ब्रांड फिल्म ना बना के ऐसी बनाएं। तो उसमें जो गोयल टीएमटी के जो ओनर हैं, कर्ता धर्ता हैं संदीप जी, तो उनके परिवार में भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने इस बात को इसको बिलीव करते हैं इस चीज़ के अंदर कि शादी होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लड़की के लिए मजबूरी बन जाए कि वो घरेलू कामकाज ही करे। घरेलू कामकाज से कोई बुराई नहीं है, मेरा मानना है कि घरेलू कामकाज लड़के और लड़की दोनों को ही करने चाहिए, मिल के करने चाहिए। तो उन्होंने जैसे अपनी बेटे की शादी हुई तो अपनी बहू को उन्होंने उसके लिए एक वर्टिकल कुछ कंपनी में ही रखा कि जहाँ पे वो उसको संभालेगी वो। तो उनके लिए वो ये कहानी उनको कनेक्ट कर गई और उन्होंने इसमें सहयोग दिया। और जबकि क्या होता है कि आमतौर पे अब ब्रांड के बारे में बात ना करें तो आप क्यों खर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी इसके अंदर हुआ तो वो उनकी वजह से हो पाया। और दूसरा, इस फिल्म को करने के पीछे मेरा एक बड़ा जो मुझे लुभाया चीज़ ने, इसके जो डायरेक्टर हैं प्रोषित रॉय, वो पाताल लोक के सह निर्देशक हैं और एक फिल्म बनाई उन्होंने परी अनुष्का के साथ उनकी फर्स्ट प्रोडक्शन जी। तो बहुत अच्छे मेकर हैं वो। और मुझे होता ना कि आप हर चीज़ के अंदर, चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो या छोटा प्रोजेक्ट हो, एक जर्नी की कोशिश करते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं कि यार इस निर्देशक के साथ मेरा काम करने का बड़ा मन है और ये सही एक चीज़ है जिससे मैं भी कनेक्ट करता हूँ इस कहानी से, और उसके अंदर जितना भी मेहनताना मिले आपको कर लेना चाहिए। और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि बेटियों को का पूरा हक है माँ बाप के घर पे, माँ बाप की ज़िंदगी पर, मतलब उनको नहीं छोड़ देना चाहिए। पराया धन नहीं है, पराया धन नहीं है। मतलब क्यों, ये एक कहीं पर एक परंपरा शायद 100-200 साल 400 साल पहले ऐसी मजबूरियाँ, सामाजिक मजबूरियाँ होती होंगी, है ना, विषम परिस्थितियाँ थीं और कि आपके रिश्ते हुए और वो अलग चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं और उस सब के बीच में आदमी लेकिन आज 2021वीं शताब्दी के अंदर तो आपको चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बदली ना भाई। जैसे 400 साल पहले सर्जरी नहीं होती थी, आज रोबोटिक सर्जरी होती है, तो परिवर्तन आया ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये तो 300 साल पहले ऐसा होता था तो वही हम करते रहेंगे, वो तो नहीं हो सकता है। पर ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा ना कि कंटेंट का चुनाव, एक कंटेंट आता है इंटरनेट पे चला जाता है, कोई बात नहीं, पर कुछ कंटेंट होते हैं जो घर कर जाते हैं। आपने जो ये चीज़ बनाया 3 महीने पहले, बीते 2-4-5 सालों में आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं और रिसेंट एक घटनाएं देखी होगी, ट्विशा शर्मा करके एक लड़की का जो इंदौर भोपाल में रहती थी, उनकी मृत्यु हो गई। आज भी दहेज के लिए मारे जा रहे हैं लोग। उसका श्योर नहीं कि वो दहेज उसके अंदर कारण है या मनने को मजबूर हो पता नहीं। हाँ, कि मुझे देखिए कहीं ना कहीं मैं तो इस पे टिप्पणी नहीं चाहता हूं, मैं ऐसी घटनाओं को वो है। और उसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि हमारी जो सामाजिक आपके जो रूढ़ियाँ बनी हुई है ना, लोग पूछते हैं मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में ही पूछते हैं कि आप बेटी की तो शादी हो गई थी, वो यहाँ क्या कर रही 2 महीने से। और उसकी वजह से कहीं पर वो एक टैबू बना हुआ है कि शर्मिंदगी का एक कारण बनता है। ये एक शर्मिंदा होने की वजह बनता है कि आपकी बेटी ससुराल से वापस आ गई। इसका मतलब इसको जोड़ के देखा जाता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी आई है, उसके अंदर कमी आपकी मानी जाती है और उसके जो आपके मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले, गांव वाले, वो आपको बार बार उसके लिए पीड़ित करते हैं। और दूसरा एक चीज़ होता है, मुझे जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, कॉमर्स इसमें रोल प्ले करता है कि जो भाई होते हैं, उनके परिवार होते हैं, उनको लगता है कि अगर ये आ गई तो फिर संपत्ति का बंटवारा होगा, संसाधन बटेंगे, कमरे बटेंगे, या 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं तो कहाँ पे वो कहाँ रहेगी, ये ऐसा देखा जाता है इसके अंदर। कि माना जाता है कि आपकी शादी हो गई और आपकी छुट्टी, आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, अब इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा
ऐसा ऐसा रहा है सदियों से, लेकिन वो बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए। और मेरा अगेन ये बड़ा दुधारी तलवार है यार अनिल। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी खटपट हुई छोटी छोटी किसी बात पे, खाने पे, खर्राटों पे, खांसने पे, और आप बोलेंगे नहीं मुझे संबंध विच्छेद करना है। वो नहीं हो सकता है। लेकिन ताकि मतलब ऐसे दोनों पक्षों को दे। कई पुरुष हैं, वो जो जो केसेस हुए, पहाड़ में कहीं केस हुआ था, कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में या कहीं पे, एक 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 आदमी ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको इतनी पीड़ा दी गई अपने ससुराल की तरफ से। तो इसको बड़े खुले दिमाग से देखना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना चाहिए। प्रतिशत कम हो सकता है, प्रतिशत कम हो सकता है 15-20% लड़के परेशान होते हों और 80% लड़कियां परेशान होती हों शादी के बाद। लेकिन ये एक तरफा नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है ये, इस चीज़ को, और ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब उनको पता चल रहा है, खास करके दहेज के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस जब हो रहा है और उनको पता है ये बात कि वो फॉर्च्यूनर मांगी जा रही है या 51 लाख मांगे थे आपने 11 लाख दिए हैं और वो बाकी पैसे मांग रहा है और उसके लिए हाथ उठा रहे हैं घर वाले, आप तुरंत से पहली गाड़ी से जाइए और अपनी बिटिया को वापस ले आइए और बोलिए कि अब कंप्लीट, अनलेस नेगोशिएट कीजिए, बात कीजिए, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कीजिए, लीगली उसको पुख्ता बनाइए कि अगली बार ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और बेटी की रजामंदी लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि उसको खिलौने की तरह इधर से लाए उधर वापस भेज दिया। लेकिन माँ बाप को ये करना चाहिए कि जैसे ही उनको पहली बार मालूम चले कि हाथ उठाया गया या तंग करें, और हाथ नहीं भी उठाया है, मानसिक टॉर्चर किया गया है, खाना नहीं खा रही है हफ्तों से, क्यों छोड़ के आएंगे आप? क्यों उसको आप छोड़ देंगे आप? क्यों? क्या पाप किया है उसने? आप उसको संबल दीजिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि शिक्षित होना लड़की का बहुत ज़रूरी है। उसको वो जॉब कर सके, वो टीचर बन सके। मेरे मेरे मामा की बेटियां जो हैं वो पुलिस में हैं, पढ़ाती हैं, तो उनको उसकी वजह से रिश्ते अच्छे मिले। कि आप, क्या होता है कि आप आर्थिक रूप से उसको इतना स्वावलंबी बनाइए कि वो अपना जीवन जी पाए किसी भी कठिनाई में। बिल्कुल सही बात। आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, दो बेटे हैं। 2 बेटे हैं जी। कैसे पिता हैं आप? मैं मेरे पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दी, सबक दिए जीवन में, मैं उनको फॉलो करता हूँ। पहली चीज़ कि मैं वायलेंस, मेरे पिता ने मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करता हूँ, और दोस्तों की तरह ट्रीट करता हूँ, और वही चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि आपको लगता है कि आप पिता हो और आपको पता है, आपके अख्तियार में है, आप, मुझे मालूम है, नहीं मालूम होता आपको। क्योंकि हर पीढ़ी के अपनी तकलीफ़ें होती हैं, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उनके अपने संशय होते हैं, उनकी अपने घबराहट होती है, आप नहीं समझ सकते उनको। तो आप दरोगा मत बनिए घर में, दरोगा नहीं बनेंगे तो अच्छा होगा। दरोगा बनते ही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आप दोस्ती कर लीजिए, और उसमें एक पिता पुत्र संतान के साथ एक तो रहेगा ही, एक कहीं एक डिस्टेंस तो रहेगा ही। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जैसे हमने दोनों बच्चों के साथ ये अग्रीमेंट किया कि कुछ भी हो जाए, मान लीजिए कहीं वो गलत कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, वो हमें बता दें, हमसे छुपाए ना, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। बिल्कुल। तो वो चोरी क्या होती है, एक झूठ पे 100 झूठ की नींव रखी जाती है। तो एक बार झूठ बोल दिया, कुछ गलती हो गई, मान लो कोई शरारत में कहीं पे स्कूल में कुछ कर दिया, तो बता दो, हम नेगोशिएट करेंगे, हम बात करेंगे, और उसको तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। या तो उससे चीज़ें सरल वो करते हैं बस, क्योंकि जो ये तो बचपन में, लड़कपन में आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि आप रोक सकते हैं, तो वो खिलंदड़ है, वो तो मन तो उनका अश्वमेध पे जाता है ना। बिल्कुल। तो बस वही है कि लेकिन आप दोस्ती के साथ रखें और दरोगा ना बने। ठीक, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें इतना समय दिया, इतने सारे सवालों के इतने बेहतरीन जवाब दिए। और हमेशा ही जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोग
सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, एक आपसी बातचीत कर रहे हैं सीखने के पर्पज़ से, और दुनिया कैसे बदल रही है उस पर हम अपनी राय रखते हैं, या फिर जो सीखा है उसके बारे में बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि सॉल्ट के दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगती है तो कमेंट करिए हमें बताइए, और आगे के लिए ये भी बताइए कि जब दोबारा हम इनसे मिले तो हम इनसे क्या सवाल पूछें। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।